हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? और आज आप लोग के सामने एक टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है मोशन। मोशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसे हम लोगों को समझना पड़ता है। गति, विराम, चाल, वेग, विस्थापन, त्वरण, तब जा कर के हम लोग अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल को हल कर पाते हैं और इस चैप्टर से आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रश्न हैं, सबका आंसर हम दे पाएँगे। तो आइए छोटे-छोटे टॉपिक्स के बारे में हम लोग चलते हैं। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद एक वीडियो ए और बी पार्ट बी करके बनाएँगे। उसमें जितने भी न्यूमेरिकल है गति से संबंधित स्पीड, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सेलरेशन जितनी भी संबंधित चीज़ें हैं, सबके बारे में एक वीडियो और बना दिया जाएगा। क्लियर है? आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन के बारे में, गति के बारे में। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएँ हैं, अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए सारी वस्तुएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सारी वस्तुएं गतिशील है। आप जो मोबाइल देख रहे हैं ये भी गतिशील है। पूरे जब पृथ्वी गतिशील है तो दुनिया की सभी वस्तुएं अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं गतिशील है। लेकिन फिजिक्स के परिभाषा में हम लोग कहते हैं कि वैसा वस्तु जो अपना समय के साथ जो अपना स्थान समय के साथ बदल देती हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे कि गति में है। जैसे कह सकते हैं कि अगर हम किसी वस्तु को कहीं पे रखें और कुछ समय के बाद देखा गया कि वह वस्तु अपने स्थान को नहीं बदलती है, तो वो हो जाएगा विराम में है। कैसे में? विराम में है। और अगर वो अपने स्थान को बदल लेती है, तो कहेंगे कि वो वस्तु क्या है? गति में है। यानी कि गति और विराम में दोनों में बस दोनों में यही रिलेशंस है कि अगर जो चीज़ें गति में है, तो फिर उसको हम लोग जो चीज़ें अपनी स्थान समय के साथ बदलती है, वो गति में है। जो वस्तुएँ अपने स्थान समय के साथ नहीं बदलती हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विराम में कहेंगे। गति और विराम से संबंधित ये दोनों चीज़ें को याद रखना है, क्योंकि जब हम लोग फोर्स चैप्टर को कंप्लीट करेंगे दोस्त, तो उस समय विराम से संबंधित बहुत सारी चीज़ें पूछा जाएगा, है ना? रेस्ट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व से संबंधित, है ना? विराम, जड़त्व और द्रव्यमान, तीनों है अलग चीज़ें, लेकिन तीनों का संबंध एक जैसा होता है। आप लोग को हम एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि हम 50 केजी का है, हम 100 केजी का है, ऐसे मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु 100 केजी का है, तो अगर गतिशील वायु जो होगी ना, उसे उठाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, वो नहीं उठ पाएगी, है ना? यानी कि कहने का मतलब उसका जड़त्व ज़्यादा होगा। अगर द्रव्यमान ज़्यादा है, तो जड़त्व ज़्यादा है, अगर जड़त्व ज़्यादा है, तो वो विराम की स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा पसंद रहना करेगी। है ना? कोई वस्तुएँ चाहती है कि हम विराम विराम में रहें, जब जब तक उस पर कोई फ़ोर्स ना लगेगा, है ना? ये तो न्यूटन गति का फर्स्ट लॉ में हम लोग जानते ही हैं। तो याद रखना है कि गतिशील वस्तुएँ किसे कहते हैं? दौड़ता हुआ व्यक्ति, बहता हुआ पानी, चलती हुई रेलगाड़ी, ये सारी चीज़ें हैं गति में। जो वस्तुएँ समय के साथ अपना स्थान ना बदले, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे विराम में। दूरी क्या होती है? चलिए दूरी के बारे में छोटा-छोटा टॉपिक्स है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसे डिस्टेंस बोला जाता है। डिस्टेंस, दूरी जो है ना वो पथ पे निर्भर करती है। कह सकते हैं किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। मान लीजिए कि यहाँ ए बिंदु है, ए पे कोई व्यक्ति है, यहाँ से पहले बी के पास गया, बी से फिर सी के पास गया, सी से फिर डी के पास गया, डी से फिर ई के पास गया, ई से फिर एफ के पास गया, एफ से फिर जी के पास गया। मान लीजिए ये 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। तो अगर इसकी बात करें कुल दूरी का, तो कुल दूरी बराबर हो जाएगा, क्या होगा? कुल दूरी बराबर होगा 5, 3, 8, 4, 12, 12, 2, 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा? 22 और 22 में हो जाएगा 31 किलोमीटर। अगर किलोमीटर में है तो 31 किलोमीटर, यानी कि पथ की जो आकृति है ना, इसी पे डिनोट करता है। ठीक है, वो कहाँ-कहाँ जाया, कहाँ-कहाँ गया, कहाँ-कहाँ नहीं गया, वो सारी जो है ना लंबाई, इसी को दूरी कहते हैं। और दूरी बराबर होता भी है, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। चाल गुना क्या होगा? चाल गुना समय होता है। दूरी के संदर्भ में याद रखना है, दूरी कैसी राशि है? तो कह सकते हैं
दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? तो दूरी अदिश राशि है। क्लियर है? दूरी से संबंधित चीजें याद रखनी है कि दूरी जो है ना, ये पथ की आकृति पर निर्भर करता है। पथ की आकृति पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। निर्भर करता है ना? लेकिन यही चीजें अगर हम लोग आएंगे विस्थापन में, तो विस्थापन पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं पहले से ही कि दूरी जो होता है वो पथ की आकृति पर, आप दिन भर में जहां जहां गए पूरी पूरी पथ की लंबाई को इंक्लूड करके बताएंगे किसी व्यक्ति को कि मैंने आज दिन भर में 10 किलोमीटर चला, मैंने आज दिन भर में 20 किलोमीटर चला। क्या होती है, आप यहाँ से निकलते हैं, कभी मार्केट जाते हैं, फिर घर आते हैं, फिर कुछ काम के लिए जाते हैं, वो पूरी दूरी जो होती है, वो पूरी जो पथ की लंबाई होती है वही दूरी कहलाती है। दूरी बराबर याद रखना है चाल गुना समय, अदिश राशि पथ की आकृति पर निर्भर करता है। और एक पॉइंट और, इसका जो एशाही मात्रक होता है, एशाही मात्रक होता है, वो एशाही मात्रक होता है मीटर। एशाही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दो क्वेश्चन इससे और पूछा जाता है। एक पूछा जाता है सर कि आप जो दूरी तय करते हैं, तो दूरी तय करने के लिए दूरी मापने वाला यंत्र क्या है? ओडोमीटर। याद रखना है, एक याद रखना है, दूरी मापने वाला, है ना, मापने वाला यंत्र का नाम है ओडोमीटर। ओडोमीटर, एक तो ये याद रखना है। लेकिन दूरी जो तय होता है ना, उससे संबंधित चाल मापने वाला, मापने वाला जो यंत्र होता है, इसका नाम है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। ये दोनों क्वेश्चंस को आप लोग को याद रखनी है। दूरी मापने वाला यंत्र क्या है? ओडोमीटर है। और चाल मापने वाला यंत्र क्या है? स्पीडोमीटर। क्लियर है? तो दूरी टॉपिक्स के बारे में ये छोटा सा पॉइंट्स आप लोग को याद रखना है। दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी एक अदिश राशि है, पथ की आकृति पर निर्भर करता है, और एसआई मात्रक मीटर है। दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं, और चाल मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं कि किस चाल से, है ना, दूरी जब है तो ये किस चाल से हम किसी जगह को हम लोग गए हैं ना। जैसे कि किसी भी बाइक में मशीनी और जो कार होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आपका टू व्हीलर या फोर व्हीलर है, वो सारा में ओडोमीटर यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पता चल सके कि ये गाड़ी कितनी पुरानी है, कितना किलोमीटर चला है ना। 15,000, 20,000, 25,000, वो सारा यंत्र जो होता है ना, वो ऑडोमीटर होता है। और जो बताता है कि अभी हम 40 के स्पीड से चल रहे हैं, 20 के स्पीड से जा रहे हैं, 60 के स्पीड से, रेड कलर का बटन वहां पे सेट कर दिया जाता है, किससे ज्यादा स्पीड होगा तो लाल कलर में कि ज्यादा आप स्पीड में जा रहे हैं, 60 प्लस है, 80 प्लस है, ठीक है, वो स्पीडोमीटर होता है, वो स्पीड बताता है। गति हम लोग देख लिए, विराम देख लिए, दूरी देख लिए, विस्थापन और चाल देखते हैं। विस्थापन के बारे में आप लोग को यहाँ पे ये चीजें याद होनी चाहिए विस्थापन से संबंधित। देखिएगा, विस्थापन होता क्या है? अगर इन छोटी छोटी बातों को आप लोग समझ पाएंगे अच्छी तरीके से, न्यूमेरिकल में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। देखिएगा विस्थापन, है ना, विस्थापन, इसे इंग्लिश में बोला जाता है डिस्प्लेस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, पहली चीज विस्थापन होता क्या है? विस्थापन जो होता है किसी वस्तु के द्वारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। नहीं समझ में आया? किसी भी वस्तु के द्वारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है, उसी को बोलते हैं विस्थापन। चलिए देखिए बताते हैं। मान लीजिए, मान लीजिए ए कोई बिंदु है, ए कोई बिंदु है, यहाँ से कोई वस्तु यहाँ तक जाती है, बी तक, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का सफर तय करती है। यहाँ से फिर ये वस्तु चला गया यहाँ पे, ये 3 किलोमीटर गया, बिंदु सी पे गया। अब पूछा जाएगा इसका विस्थापन क्या है, तो इसका न्यूनतम दूरी तो यही है, क्योंकि ये विस्थापन पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करेगी, इधर नहीं जाएगी, न्यूनतम दूरी, यानी कि आपका टारगेट क्या है, आप कहाँ से चलना प्रारंभ किए, और आपका टारगेट जो है ना, जहाँ पे आप रुके हैं, उसके बीच की न्यूनतम दूरी, जैसा भी दूरी हो,
समुद्र हो, खाई हो, वो नहीं देखना है, बस वहां से यहाँ तक की बिंदु की लंबाई बस ज्ञात करना है, वही क्या होता है, विस्थापन होता है। तो ऐसा मान वैल्यू पूछेगा तो आप लोग को तो ये पता ही है कि AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि कह सकते हैं अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 और प्लस BC का स्क्वायर 9, यानी कि अंडर रूट 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर में है, 5 किलोमीटर, ये हो जाएगा इसका 5 किलोमीटर। तो कह सकते हैं कि फाइनल बिंदु, अंतिम बिंदु है ना, आपका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु के द्वारा तय की गई प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। ठीक है, आप छोटी छोटी पॉइंट्स को आप लोग नोट करते जाएं ताकि आगे दिनों आप लोग को कभी ऐसा पढ़ना फिर ना पड़े। एक बार अगर आप लोग को बेसिक से पता हो जाएगी तो फिर आगे आप लोग ऐसे में आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, ये चीजें कैसी राशि है, ये सारी मात्रक जो होता है ना, इसका भी मीटर होता है और कर सकते हैं कि ये सदिश राशि है। आप लोग का एक पिछला एक वीडियो था जो कि बनाए थे, उसमें बताए थे सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, वैसी राशि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी कि दिशा और परिमाण दोनों हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग सदिश राशि बोलेंगे। और जिसमें दिशा नहीं हो, सिर्फ परिमाण हो, उसे हम लोग अदिश राशि बोलेंगे। तो विस्थापन कैसी राशि है, ये आपका सदिश राशि है। विस्थापन से संबंधित चीजें याद रखना है, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी SI मात्रक मीटर है और ये क्या होती है, सदिश होती है। एक पॉइंट याद रखना है कि पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करती है ना, ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है कि पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करती है। एग्जाम में अब उस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाएगा 4 ऑप्शन आपका रहेगा, लिखा जाएगा कि चाल के संबंध में कौन सी चीजें सही है, विस्थापन के संबंध में कौन सी चीजें सही नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉइंट में ऐसे डाल देगा कि पथ की आकृति पर विस्थापन निर्भर करती है, जी नहीं, पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करती है। इसको पथ की आकृति का मतलब नहीं है कि वो कैसे कैसे कोई व्यक्ति गया, यहाँ से गया तो इधर गया, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि जो फाइनल बिंदु है उसका और इनिशियल बिंदु के बीच की ये न्यूनतम दूरी से मतलब है, इसे कहते हैं विस्थापन। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, चाल के बारे में। चाल होता क्या है, चलिए देखते हैं चाल के बारे में। चाल और वेग दोनों के बारे में आप लोग को ये चीजें याद रखनी है, दोनों रिलेटेड है ना। दोनों के बारे में हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया दूरी चाल कहलाती है और एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन को वेग कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है जहां पे वेग एक सदिश राशि है। आप लोग को डेफिनेशन बता दिए हैं, खोज करके उस तरह से आप लोग लिख सकते हैं इसको। दोनों के बारे में ये चीजें याद रखनी। चाल एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, वेग एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्लियर है। इसका औसत चाल नियत होगा, लेकिन इसका औसत चाल नियत नहीं होगा। चाल हमेशा क्या होगा, ये धनात्मक होगा। चाल हमेशा क्या होगा, ये धनात्मक होगा, है ना। लेकिन ये क्या होगा, ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। फिर से, चाल एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल एक धनात्मक राशि होती है, धनात्मक होती है। चाल अदिश राशि है
लेकिन बेग के बारे में याद रखना, एकांक समय में तय की गई कुल दूरी या विस्थापन, कुल विस्थापन को बेग कहते हैं। बेग सदिश राशि है, बेग शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। ये तीनों पॉइंट्स बेग के संदर्भ में आप लोग को याद रखना है। चाल का जो औसत बेग है, एवरेज वेलोसिटी जो होता है ना, चाल का जो एवरेज स्पीड होता है, कह सकते हैं एवरेज स्पीड जो होगा वो नियत होगा, लेकिन बेग का एवरेज स्पीड नियत नहीं होगा, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? ये दोनों से संबंधित ये 3-4 पॉइंट्स आप लोग को याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण, त्वरण का इंग्लिश वर्ड होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन से एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम है एक्सीलरेटर, है ना। जब हम लोग बाइक पे जाते हैं ना तो 40 के स्पीड में कोई जाता है तो लगता है कि नहीं हमें जल्दी पहुंचना है यार, और थोड़ा सा तेजी करो, तो एक्सीलरेटर को बढ़ाते हैं। वो करता क्या है, बेग की गति को बढ़ा देता है। अगर उसे हम लोग कम करेंगे तो बेग की गति को घटा देता है, यानी कह सकते हैं बेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। इसका डिफिनेशन इस तरह से याद रखना है, ए बराबर बेग में परिवर्तन, ए बराबर बेग में परिवर्तन वटा समय, परिवर्तन वटा समय। यानी कि ए का मान ए बराबर कह सकते हैं बेग में परिवर्तन, यानी कि मान लीजिए m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, प्रारंभ में इसका वेग u है, प्रारंभ में इसका वेग क्या है, u है, यहाँ से यहाँ तक गया और इसका वेग जो हो गया ना, इसका वेग हो गया v। जाने में कितना समय लगा, तो जाने में जो समय लगा है वो जाने में समय लगा है t समय, t समय। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि a बराबर हो जाएगा v माइनस यू बटा टी, v माइनस यू बटा टी। ठीक है, ये हो जाएगा v माइनस यू बटा टी हो जाएगा। तो यहाँ पे u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, ये v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को याद रखनी है। और दूसरी चीजें यहाँ पे याद रखनी है कि इसका एसआई मात्रक की बात करें बेटे, एसआई मात्रक की बात करें तो मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड, यानी कह सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एसआई मात्रक हो जाएगा। अगर यहाँ पे त्वरण के बारे में हम लोग और चीजें जानना चाहें तो बेग में जो परिवर्तन होता है वो तो त्वरण कहलाता ही है, साथ ही आप लोग को यहाँ पे समझना है प्रारंभिक बिंदु जो इनिशियल पॉइंट होता है वो u होता है और फाइनल बिंदु जो होता है वो v होता है। तो कभी भी जो बेग में परिवर्तन, मान लीजिए कि हम 20 के स्पीड से जा रहे हैं, एक्सीलरेशन दिए, 40 का स्पीड हो गया, मेरा बेग कितना परिवर्तन हुआ, कितना बढ़ा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड बटा समय, अगर 4 सेकेंड में हुआ तो मेरा तुरंत 5 हो जाएगा, अगर 5 सेकेंड लगा तो बस ऐसे करके कैलकुलेशन करना है, ज्यादा कुछ देखना नहीं है कि u बराबर क्या है, v बराबर क्या है। अगर अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं तो इजी वे में आप लोग का बन जाएगा। लास्ट में है आपका समीकरण, और समीकरण के बारे में तो हम यही बताएंगे आप लोग को कि समीकरण से संबंधित चीजें मात्र 3 प्रकार का गति का समीकरण होता है, लेकिन यूज हर एक टर्म में अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि 3 प्रकार का जो होता है, कह सकते हैं गति के समीकरण, समीकरण ये होता है 3 ही। एक होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा याद रखना है h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा याद रखना है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये 3 याद रखना है, लेकिन तीनों का यूज अलग अलग तरीके से किया जाता है। गति के बारे में जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, कोई सर्कुलर मोशन है, आवृत्तीय गति है, रेखीय गति है, दोलन गति है, उसी तरह से जैसे अगर हम लोग क्षैतिज रेखा में किसी भी वस्तु की चाल, वेग, विस्थापन, दूरी, त्वरण ज्ञात करनी है तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला इस तरह से लगा सकते हैं। क्यों लगाया जाता है, जब पार्ट वीडियो बी बताया जाएगा तो उस समय आप कोशिश करेंगे आप लोग को समझाने का कि क्यों लगाया जाता है। अगर ऊपर किसी वस्तु को फेंका जाता है, अगर ऊपर की ओर किसी वस्तु को फेंकते हैं तो जी का मान नीचे की ओर काम करता है, इसलिए एक्सीलरेशन उसमें नहीं होगा, एक्सीलरेशन के जगह पे गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, इसीलिए इसका मान जी हो जाता है
और ये सारा फ़ॉर्मूला में माइनस लग जाता है क्योंकि माइनस जी हो जाएगा, तो आगे जो प्लस है ना वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से जब कोई वस्तु को गिराएँगे तो जी का मान नीचे की ओर काम करेगा, उसके लिए तो और प्लस हो जाएगा उस वेग में। जब हम किसी वस्तु को छत पर से गिराते हैं, तो वहाँ पे उसका वेग धीरे होता है। जैसे-जैसे वो पृथ्वी के नज़दीक आते रहता है, वैसे-वैसे उसका वेग ज़्यादा हो जाता है। कारण वही है कि एक्सीलरेशन ये जो गुरुत्वीय त्वरण है, वो अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके कारण उसका वेग तेज़ होता है। तो ये तीनों समीकरण याद रखें, पार्ट वीडियो जब भी बनाएँगे आप लोग के सामने, तो सारी चीज़ें के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताया जाएगा, कोशिश करेंगे कि आप लोग को समझ में आ जाए और जो-जो पॉइंट छोटा-छोटा पॉइंट्स है, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इसे आप एक नज़रिए से अगर अच्छी तरीके से देख पाएँगे, समझ पाएँगे, तो हद तक क्वेश्चन जो लैंग्वेज वाला रहेगा, वो आप लोग से सही हो पाएगा। ठीक है? आज इतना ही, धन्यवाद।